नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। मुद्दा इस बात के लिए कि जिस बात को घटित होने से रोकने के लिए पश्चिमी देशों ने अमेरिका के नेतृत्व में भारत को 5 साल तक रोक कर रखा, वो घटना फाइनली घटित हो गई है। और घटित हुई घटना में मोदी रूस की यात्रा कर लेते हैं और रूस में उस समय पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पा जाते हैं जब अमेरिका अपने साथ 32 देशों को लेकर वॉशिंगटन में बैठकर रूस के विरोध में नीति बना रहा होता है। साथियों, यह घटना दुनिया के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा इवेंट है। इस इवेंट को आप केवल इस बात से समझ सकते हैं कि वेस्टर्न मीडिया इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है कि जितने भी प्रयास रूस को या पुतिन को आइसोलेट करने के किए गए थे वो सब धरे की धरे रह गए और पुतिन ने अपने मित्रों को अपने साथ बुलाने में सफलता हासिल की है। लेकिन क्या इसके लिए केवल हम जिम्मेदार हैं, यानी कि भारत का अपना अड़ियल रवैया जिम्मेदार है, या कोई और? इस पर हमने ऑलरेडी सेशन किया हुआ है। आपको आज से 10 दिन पहले ही मैंने यह बता दिया था कि भारत रूस की यात्रा पर जाएगा क्योंकि अमेरिका भारत के साथ दोहरा रवैया अपना रहा है। किस मामले में? निखिल गुप्ता के मामले में। मैंने आपको बताया था कि एक और जहां भारत रूस के खिलाफ, अमेरिका भारत को रूस के खिलाफ उकसाने का सारे प्रयास करता है, वहीं दूसरी ओर खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के नाम पर, पन्नू के नाम पर भारत पर दबाव बनाने का प्रयास करता है। और निखिल गुप्ता जैसे मामले को उठाकर कहता है कि हम आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज की जानकारी दुनिया को जाहिर कर देंगे। इसी वजह से भारत को अपना पुराना मित्र याद आता है कि कहीं ना कहीं भारत अमेरिका को बैलेंस करते करते अपने पुराने मित्र को कहीं खोता जा रहा है। यही कारण था कि 2019 के बाद 5 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री रूस की धरती पर कदम रखता है। 2019 से 24 तक अमेरिका भारत को रूस के साथ ना ले जाने में कामयाब रहा, लेकिन फाइनली इसने इतना मजबूर कर दिया कि हमें वापस रीथिंक करने को मजबूर हुए। साथियों, वास्तविकता भी है क्योंकि भारत पर अमेरिका ने अपने बड़े बड़े लोगों की मदद से वो तमाम प्रयास किए कि किसी ना किसी तरह इन लोगों को रोका जाए रूस के करीब जाने से। लेकिन भारत ने अपना स्टैंड उस दिन प्रॉपर तरीके से क्लियर कर दिया जब अमेरिका की तरफ से अमेरिकी जो एनएसए हैं वो भारत आते हैं और भारत के साथ बातचीत करते हैं कि बताइए, निखिल गुप्ता के मामले में बता दें क्या कि कौन है आपका वो खुफिया आदमी जिसने पन्नू को मारने का आदेश दिया था। उस दिन भारत को यह समझ में आया, मॉस्को को फोन लगाया। मॉस्को ने तुरंत कहा कि मोदी जी आपका स्वागत है, 8 तारीख के दिन आपकी वेलकम की डेट रखी जाती है। फाइनली प्रधानमंत्री रूस पहुंचते हैं, रूस में ग्रांड वेलकम होता है, पुतिन गले लगाते हैं जिससे जेलेंस्की रोने लगते हैं। और तो और रूस उन्हें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारत के 140 करोड़ भारतवासियों को रूस का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करते हैं। इस बात को लेकर अमेरिका और अमेरिकी मीडिया और जेलेंस्की क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, विस्तार से आज के सेशन में बताएंगे, क्योंकि दुनिया भर के अखबारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 और 9 जुलाई की यह यात्रा विस्तार से कवर की गई है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साथियों, सुर्खी निकलकर आई थी आज से लगभग 15 दिन पहले, 25 जून के आसपास एक खबर मार्केट में सरफेस होती है कि मॉस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम करने को तैयार है। लेकिन भारत ने इस खबर को पुष्ट नहीं किया। भारत की तरफ से यह ऑफिशियल जानकारी जुलाई 4 को आती है और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री रशिया की यात्रा पर जा सकते हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री रशिया की यात्रा पर निकलते हैं। यह खबर बहुत लाइट और बहुत ही कम, मतलब पॉम्प एंड शो के साथ शो की गई खबर थी, यानी इसे इस तरह से व्यक्त किया गया था जैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही है। लेकिन इस बड़ी बात को समझने वाला वेस्टर्न मीडिया अच्छे से समझ रहा था कि ये कोई साधारण बात नहीं है। भारत 2000 से लेकर, इस वर्ष 2000 से लेकर 21 बार प्रधानमंत्री स्तर की वार्ता कर चुका है, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति 21 बार मिल चुके थे। 22वीं बार मिलना था तो बोले ऐसी स्थिति में 19 से लेकर अब तक रोका हुआ था इन लोगों को किसी ना किसी कारण से। कभी कोरोना कारण बना तो कभी यूक्रेन रशिया वॉर कारण बना। दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन इसी चीज को देखते हुए, प्रधानमंत्री की रशियन विजिट को ध्यान में रखते हुए भारत ने इस बात को बहुत ही अंडररेटेड तरीके से पास किया और हल्के से प्रधानमंत्री मैसेज करके रशिया पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री रशिया पहुंचते हैं। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मांटुरोव प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए आते हैं। बकायदा उनका रेड कारपेट पे स्वागत किया जाता है और ले जाकर उन्हें पुतिन साहब से मिलवाया जाता है। साथियों, इसी दिन एक बहुत घटना ऐसी घटित होती है जिसकी वजह से यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के सम्मान में
और यह कहा जाए कि दुनिया को चिढ़ाने के लिए पुतिन प्रधानमंत्री के साथ बहुत गर्मजोशी से मिल रहे थे। गर्मजोशी इस हद की थी कि उन्हें हग किया जा रहा था। लेकिन इसी समय एक घटना और घटित हुई, और वो घटना क्या थी जिससे कि दुनिया का सेंटिमेंट इस बात की तरफ बहुत ज्यादा नकारात्मक हो गया कि प्रधानमंत्री ऐसे आदमी से गले कैसे मिल सकते हैं जिसने उसी दिन लगभग 35 लोगों की जान ली हो। अब यह क्या कहानी है? असल में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट फरवरी 2022 से चला आ रहा है, 2.5 साल से ऊपर हो चुका है। ऐसी स्थिति में फिलहाल स्थिति क्या थी कि जिस दिन प्रधानमंत्री रशिया पहुंचते हैं उसी दिन पता चलता है कि रूस ने यूक्रेन में एक मिसाइल दागी है जो एक हॉस्पिटल पर पड़ गई है, और हॉस्पिटल पर पड़ने से वहां पर कुछ बच्चे और कुछ पेशेंट मर गए हैं, जिनकी संख्या लगभग 35 के आसपास बताई जाती है। प्रधानमंत्री की लैंडिंग होना और उस समय पर इस तरह से प्रधानमंत्री के कमेंट के नीचे इस तरह के कमेंट आना कि देखिए क्या हो रहा है, शेम ऑन यू, बच्चों के हॉस्पिटल पर इस तरह का बम्बार्डमेंट हो रहा है और आप उस आदमी से गले मिल रहे हैं। भाई इस तरह की जो खबर है वो मीडिया पर छाने लगती है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल हिट एट रशिया, स्ट्राइक डजन्स इन यूक्रेन। अच्छा, भारत के लिए भी यह स्थिति हैंडल करना बहुत टफ है, क्योंकि आप भी यह बात समझते हैं कि भारत कहीं ना कहीं दुनिया में विश्व शांति के पाठ को लेकर आगे चलता है। हमने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर एक ही स्टैंड डे वन से बना रखा है, डायलॉग करिए, डिप्लोमेसी रखिए और पीस रखिए। हम डीडीपी मॉडल लेकर के चल रहे हैं कि डायलॉग, डिप्लोमेसी और पीस, इन्हीं से सारी की सारी बातें हो सकती हैं। यानी बातचीत करिए, कूटनीति रखिए और शांति स्थापित रखिए। लेकिन साहब, आपकी लैंडिंग हो रही है और वहां पर पुतिन यूक्रेन पर बम गिरा करके आपको और उकसा दे रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया को, कि देखो तुम पर बम भी गिरा रहा हूं और मेरा मित्र मुझसे मिलने भी आया है। यानी कि एक प्रकार से ये उकसावे की कार्रवाई भी कही जा सकती है। लेकिन ठीक है, भारत को इसका नुकसान इस तरह से झेलना पड़ा कि दुनिया में भारत के खिलाफ एक बड़ा ही रिवर्स सेंटिमेंट क्रिएट हुआ कि आप लोग ऐसे समय पर व्यक्ति से कैसे मिल सकते हैं। जेलेंस्की का ट्वीट है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लीडर एक ऐसे आदमी को कैसे हग कर सकते हैं, ऐसे कैसे गले मिल सकते हैं जिसने इतने मासूमों की जान ले ली हो। इस बात को बहुत सोशल मीडिया पर उठाया जाता है, वेस्टर्न मीडिया पर उठाया जाता है। लेकिन यह एक अपने आप में चर्चा का विषय है और जानने का विषय कि यह घटना कैसे हुई, क्यों हुई, इन दोनों देशों के बीच में क्या चल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर क्या प्रधानमंत्री के जाते ही गोला चलाने की कार्रवाई थी, या फिर रशिया के द्वारा, यूक्रेन के द्वारा रूस को उकसाने के लिए किया गया कोई हरकत थी? कुछ कह नहीं सकते इस विषय पर। लेकिन भारत तो अपना 2.5 साल से इस संघर्ष को देख रहा है, तब जाकर पहुंचा है। लेकिन फिर भी पब्लिक सेंटीमेंट है वो भारत के खिलाफ उस समय क्रिएट हुआ। एनीवे, भारत के प्रधानमंत्री की यहां पर विजिट होती है। प्रधानमंत्री की विजिट को रूस दिखाता है कि यह दजबा दोस्ती है, यानी कि मित्रता है भारत और रूस की। दोनों लोग 2014 से दजबा दोस्ती निभाते चले आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का यहां पर पहुंचने पर बहुत ही भव्य स्वागत किया जाता है, उन्हें ले जाकर के पुतिन साहब से मिलाया जाता है। यहां पर जो स्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको इस तरह से ट्रिब्यूट देते हुए ट्राई कलर्स में रंग दिया जाता है। प्रधानमंत्री यहां पहुंच करके इंडियन डायस्पोरा से मुलाकात करते हैं, बकायदा उन्हें पूरे सरकारी लवाजमे के साथ पुतिन साहब से मिलाने के लिए ले जाया जाता है। उनके घर पर उनको मीटिंग रखी जाती है। भारतीय डायस्पोरा प्रधानमंत्री के सम्मान में वहां पर कार्यक्रम आयोजित करता है और काफी अच्छे से लोगों के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ रूस में वेलकम किया जाता है। इस पूरे वेलकम के बाद पुतिन साहब के प्राइवेट डिनर पर, यानी कि एक तो राष्ट्रीय मीटिंग है कि भाई 22वीं मुलाकात है भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति की, जो तो 9 तारीख को होनी थी, लेकिन 8 तारीख की रात को ही प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ने अपने आवास पर बुलाकर डिनर के लिए आमंत्रित किया। उसकी कुछ तस्वीरें बाहर आई और दोनों ने इस मतलब मीटिंग को एक दूसरे के प्रति प्रेम के रूप में दिखाया कि आप लोगों ने इस तरह से हमें अपॉर्चुनिटी दी, आपने इस तरह से हमें सम्मानित किया। इसके लिए दोनों देशों ने एक दूसरे का सम्मान बढ़ाते हुए कुछ स्टेटमेंट भी अपनी तरफ से जारी किए। ठीक है साहब, यहां पर कुछ तस्वीरें हैं जिसमें आपको मतलब दोनों राष्ट्र अध्यक्ष यहां पर बैठकर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में ट्रांसलेटर बैठी हैं जो कि इन दोनों की बातों को एक दूसरे को समझा रही हैं। फिर पुतिन साहब प्रधानमंत्री को अपने कुछ पर्सनल कलेक्शन दिखाने जाते हैं, खुद का अस्तबल दिखाने जाते हैं, देखो साहब हमारे क्या घोड़े वोड़े कैसे हैं। साथ ही साथ एक और नजारा देखने को मिलता है जो दुनिया को एक और मैसेज देने में कामयाब होता है। क्या था? पुतिन साहब एक मिनी कार में प्रधानमंत्री को लेकर ड्राइव करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी ही एक घटना पहले भी हुई थी कुछ दिन पहले,
पहले जब पुतिन साहब पहुंचे थे नॉर्थ कोरिया, तब किम जोंग उनको वो गाड़ी में बैठाकर ड्राइव कराए थे। ये दुनिया के लिए एक सिंबॉलिक मैसेज बहुत ही कम समय में मिला हुआ है कि पुतिन दुनिया को चला रहे हैं, या फिर ये कहिए कि पुतिन दुनिया को घुमा रहे हैं। और पुतिन दुनिया को घुमा रहे हैं, इस तरह का मैसेज कंसीव किया जाए वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा तो गलत नहीं होगा। यहां पर भी ये तस्वीरें बयां करती हैं कि प्रधानमंत्री को आप साथ लेते हैं और लेकर घूमने निकलते हैं कि चलिए आपको थोड़ा टूर कराते हैं, और यहां पर दोनों लोग बैठ करके इस मिनी कार से कुछ दूर तक ट्रैवल करते हैं। इस तरह का ट्रैवल अपने आप में मित्रता को, मतलब एक तरह से होता है कि ऑफिशियल मीटिंग हुई कि हैंडशेक हुआ, आप कैसे हैं, क्या है, आप उसके अलावा कुछ वक्त बिता रहे हैं, आप डिनर साथ कर रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, कुछ पर्सनल स्पेस में जाकर के दोस्ती को प्रगाढ़ करने की बातें कर रहे हैं। ऐसी चीजें राष्ट्रों के बीच में संबंधों को और गूढ़ता प्रदान करती हैं। बस इसी तरह की चीजें यहां पर अनौपचारिक वार्ता कहलाती हैं। तो यहां पर यह सुर्खी बनती है कि 3 घंटे तक अनौपचारिक वार्ता हुई। अब बात आती है 9 तारीख की, यानी कि कल की। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच करके भारतीय डायस्पोरा को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मैं यहां अकेला नहीं आया हूं, हिंदुस्तान की मिट्टी को साथ में लेकर आया हूं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत कजान और एकातेरिनबर्ग में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने जा रहा है। इस बात की यहां पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अपने मित्र की उस मामले में सराहना करता हूं जब इन्होंने भारतीय छात्र जो रशिया यूक्रेन वॉर में फंस गए थे उनको निकालने में मदद की थी। दूसरा, प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे बहुत से प्रमाण मिलते हैं कि जब अस्त्राखान से कुछ व्यापारी गुजरात के अंदर आकर बसे थे, यह बात 17वीं शताब्दी की थी, लेकिन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से पहला शिपमेंट भारत पहुंच चुका है। मैंने आपको इस पर एक सेशन भी किया था, मैंने बताया था भारत ने इस न्यूज को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया था, लेकिन भारत ने एक बहुत अल्टीमेट कारनामा आज से 6 दिन पहले कर दिया है, जिसमें रूस से चलकर कंटेनर वाया जमीन होते हुए, समुद्री मार्ग से होते हुए सीधा भारत पहुंच चुका है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहले मॉस्को से अगर इंडिया सामान आना होता था तो इसको आने के लिए पूरा नॉर्थ सी होते हुए, अटलांटिक सी होते हुए, जिब्राल्टर स्ट्रेट, स्वेज कैनाल होते हुए, ये मेडिटेरेनियन सी, स्वेज कैनाल, रेड सी होते हुए, गल्फ ऑफ आदेन होते हुए यहां तक पहुंचने में लगभग 45 से 60 दिन के बीच का समय लगता था। भारत और रूस ने ईरान के साथ मिलकर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की चर्चा वर्ष 2000 में अटल जी के शासन के समय की थी, जिसको अब एग्जीक्यूट कर दिया गया है, क्योंकि अब आवश्यकता पैदा हुई, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन गई कि भारत और रूस के बीच में व्यापार बहुत बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नया रूट ट्रैक किया गया, और वो ट्रैक कुछ इस प्रकार से था कि रशिया से सीधा निकलोगे वाया लैंड रूट होते हुए, कैस्पियन सागर से होते हुए ईरान, और ईरान से यहां पर बंदर अब्बास और सीधा जेएनपीटी तक पहुंच जाओगे। इस रूट को हाल ही में एग्जीक्यूट किया गया और इसके थ्रू सामान मात्र 23 दिन में भारत पहुंच गया। जो सामान 46 दिन में पहुंचता वो 23 दिन में पहुंच गया। भारत ने इस बात को मेंशन किया। प्रधानमंत्री ने अपने इस बयान में कहा कि आईएनएसटीसी कॉरिडोर से पहला शिपमेंट भारत पहुंच चुका है। हालांकि इसको मैंने जब यह सेशन किया था तब कहा था कि भारतीय मीडिया ने कवर नहीं किया था। हमने इस चीज को आप लोगों को उस दिन भी बताया था। अंकित इंस्पायर इंडिया पर यह सेशन डला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। खैर एनीवे, प्रधानमंत्री यहां पर कुछ और कार्यक्रमों में भी शामिल हुए, जैसे एटॉमिक एग्जीबिशन मॉस्को के अंदर पार्टिसिपेट किया, कुछ इस तरह के जहाज देखे जो कि मतलब बर्फ को काटने के लिए न्यूक्लियर पावर का यूज करते हैं। प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति के बीच में आधिकारिक वार्ता हुई, जहां विदेश मंत्री एनएसए साहब और प्रधानमंत्री के साथी सहयोगी सब लोग यहां पर उपस्थित थे और यहां पर प्रॉपर तरीके से बात होती है। प्रधानमंत्री को रूसी राष्ट्रपति के द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आने के लिए इनवाइट किया जाता है। दोनों एक दूसरे के प्रयासों को कि हम किस तरह से आने वाले समय में इश्यूज को निपटा सकते हैं, इसके लिए तारीफ की जाती है। प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से कहा कि भारत 50 साल से आतंकवाद का सामना कर रहा है। हाल ही में मॉस्को में भी आतंकी घटना हुई है और हम उस आतंकीवाद घटना का निंदा करते हैं। आपको याद होगा कुछ समय पूर्व रूस में भी एक आतंकी घटना हुई थी और उस आतंकी घटना का भारत ने अपने स्तर पर विरोध किया कि भाई ये गलत चीज है। भारत ने यह भी कहा कि शांति की बहाली में भारत हर संभव तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। शांति के लिए मेरे मित्र जो पुतिन हैं, उनकी बातों को सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं विश्व समुदाय को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत शांति का पक्षधर है। इस प्रकार से भारत ने अपना स्टैंड रखा और कहा कि जब मासूम बच्चों की हत्या होती है तब हम मासूम बच्चों को मरते देखते हैं तो दिल दहल जाता है। वह दर्द बहुत बड़ा है। इस पर मैंने पुतिन से विस्तृत चर्चा भी की। इसका मतलब यह हुआ कि भारत को 8 तारीख के दिन पहुंचते ही जो खबर मिली थी
कि रूस की मिसाइल यूक्रेन पर चली जिससे अस्पताल में कुछ बच्चों की मौत हुई, भारत ने अपनी बात पुतिन के सामने रखते हुए यह कहा कि जब बच्चों की मौत होती है तो इससे दिल दहल जाता है। दैट मींस भारत ने अपनी तरफ से अपना स्टैंड वहां पहुंच करके भी नहीं बदला कि हम इस बात के खिलाफ हैं, संघर्ष सेनाओं के बीच होना चाहिए और हम आम जनता को इसमें नहीं फंसने देना चाहते। फिलहाल जो आप ये वीडियो में तस्वीर में जो देख रहे हैं, ये रूस का सर्वोच्च सम्मान है। इसी सम्मान से भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं रूसी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री में यहां पर गले में डला हुआ ये जो हार सा आपको दिखाई दे रहा है, इसे ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल कहते हैं, जो रूस का सर्वोच्च सम्मान है। रूस का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। इसी के साथ साथ ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यह सम्मान देश के सबसे बेहतर नागरिक और सैन्य योग्यता के लिए दिया जाता है। मोदी को यह सम्मान देने की घोषणा 2019 में हुई थी और ऐसा सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री चौथे गैर रूसी व्यक्ति हैं, जिसमें से यह सम्मान पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दिया जा चुका है, अजरबैजान के नेता हैदर अलीयेव को दिया जा चुका है और कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति नूर सुल्तान को दिया जा चुका है। यानी कि यह सम्मान रूस के अलावा जिन 4 लोगों को दिया गया है उनमें अब भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल हो चुके हैं। वैसे प्रधानमंत्री को मिले हुए जो अवार्ड की लिस्ट है वो काफी लंबी चौड़ी है। हालांकि यह प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं, सभी 140 करोड़ भारतवासियों का है, क्योंकि आप 140 करोड़ भारतवासियों का प्रतिनिधित्व वहां कर रहे हैं। इस बात पर भी हम लोगों ने अपनी तरफ से उन्हें थैंक यू कहा। भारत और इनके बीच में 22वें इंडिया रशिया एनुअल समिट पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिनको हमने आपके सामने यहां प्रदर्शित किया है। इनमें जो प्रमुख कंसीडरेबल बिंदु हैं वो ये हैं कि 2030 तक भारत और रूस अपने व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाने के लिए तैयार हुए हैं। नंबर 1। दूसरी बड़ी बात जो तैयार हुई वो थी डी डॉलराइजेशन की, यानी दोनों देश अपने व्यापार को अपनी करेंसी में करने के लिए तैयार हुए हैं, यानी कि रूपी रूबल प्रकार का व्यापार करने के लिए तैयार हुए हैं। साथ ही साथ जो टैरिफ बैरियर्स हैं, यानी कि भारत का सामान अगर रूस में जाए तो रूस उस पर प्रतिबंध ना लगाए, इस तरह की भी बातें यहां पर प्रॉपर तरीके से हुई हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को कितना इफेक्टिवली आगे बढ़ाया जाए, इस तरह की भी बातें इस मीटिंग के अंदर निकल कर आई। ना केवल ऑयल बल्कि कोयले के संबंध में भी यहां पर चर्चा हुई कि किस तरह से उसके प्रोवाइडर्स को बढ़ाया जा सकता है। कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि भारत और रूस के बीच में जिन 36 बिंदुओं पर चर्चा हुई वो सभी महत्व के हैं, लेकिन इन सभी महत्व के बिंदुओं में जो फिलहाल चर्चा में है मैं उन्हें आपके सामने रख दिया। अगर इनको इन शॉर्ट कहूं तो भारत ने अपने लेवल पर रूस के साथ जुड़े रहने की बात को अच्छे से कहा और साथ में यह भी कहा कि हम अमेरिकी डॉलर को किनारे लगा देंगे। साथियों, भारत और रूस के बीच का ये जो संबंध है, ये जो व्यवस्था इस समय बन रही है, ये ऐसे काल पर बढ़ रही है जिस समय नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये वो गठबंधन है जो कि रूस के खिलाफ या सोवियत रूस के खिलाफ अमेरिका के द्वारा गठित किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध के समय पर। उसकी मीटिंग भी 9 से लेकर 11 तारीख के बीच में वॉशिंगटन डीसी में ऑलरेडी चल रही है। आज के दिन भी यह मीटिंग नाटो वालों की चल रही है और भारत के प्रधानमंत्री ऐसे समय पर रूस की यात्रा पर थे। इसका मतलब यह हुआ जिस रूस के खिलाफ दुनिया के देश एक होकर के चर्चा करने बैठे हैं, जिस रूस को रशिया यूक्रेन वॉर के समय आइसोलेट कर दिया गया था, वो रूस अब शी जिनपिंग के साथ भी दिखता है तो किम जोंग उन के साथ भी दिखता है, तो वियतनाम के साथ भी दिखता है, तो भारत के साथ भी दिखता है, एससीओ समिट में भी दिखता है और ब्रिक्स समिट में भी जो कजान में होने वाली है उसमें भी दिखेगा। यह अपने आप में एक बड़ी बात है और ऐसे समय पर भारत पुतिन को यह न्योता दे दे कि साहब अगले साल आप भी आना, तो निश्चित ही यह बात बहुतों को नहीं रास आएगी, जिसका प्रमाण आपके सामने है। आप यहां खबर देखें तो जेलेंस्की मोदी पर पूरी तरह बिफर पड़ते हैं और कहते हैं कि मोदी कैसे एक ब्लडी क्रिमिनल को इतना अच्छे से गले मिल सकते हैं। यहां पर जेलेंस्की का एक ट्वीट देखते हैं। इस ट्वीट में पहले यह जिक्र करते हैं कि पुतिन ने बम चलाया, 37 लोग मारे गए और उन 37 लोगों में बच्चे थे 13 और उन 13 बच्चों को मारने वाले व्यक्ति को इट इज ए ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट एंड डिवास्टेटिंग ब्लो टू पीस अफर्ट टू द सी टू सी द लीडर ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हग द वर्ल्ड मोस्ट ब्लडी क्रिमिनल इन मॉस्को ऑन सच ए डे। एक ऐसे दिन पर जब
रूस के राष्ट्रपति से मिलने प्रधानमंत्री गए हुए हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे उस व्यक्ति को गले लगा सकते हैं जिसने उसी दिन 37 लोगों की जान ली हो। यह दुनिया के लिए और शांति के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन जेलेंस्की साहब, इस झटके के लिए हमें मजबूर किया गया है। हम तो बहुत अच्छे से शांति की राह पर चल रहे थे, लेकिन जो आपके बाबा हैं, पापा हैं, जो भी हैं, बाइडेन जो भी लगते हैं आपके, वो असल में माने नहीं। हम तो पूरे 5 साल से रुके हुए थे। हम तो G20 तक में पुतिन को नहीं बुलाए थे कि चलो कोई बात नहीं, चूंकि आप लोग आ रहे हो, हमारा समारोह ना बिगड़ जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग नहीं माने। हमें मजबूरी में जाकर के फिर अपना कोर्स करेक्ट करना पड़ा। ये हम नहीं, ये आपके यहां के अखबार भी कहते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट लिखता है कि मोदी मॉस्को विजिट शो केस ए लेस आइसोलेटेड पुतिन। यह दर्शाता है कि मोदी का जो मॉस्को विजिट है वो दर्शाता है कि जो पुतिन को आइसोलेट करने का प्रयास किया गया था वो लेस आइसोलेटेड है। इस बात पर, यानी कि उसको हम आइसोलेट कर नहीं पाए, अकेला छोड़ने का हमारा प्रयास विफल रहा। मोदी पुतिन एम्ब्रेसेस फेलियर टू आइसोलेट रशिया, यानी कि रशिया को जो आइसोलेट करने का प्रयास किया गया था वो पूरी तरह फेल ही मारा। सैंक्शन ऑन रशियन ऑयल बॉट पुतिन एंड मोदी क्लोजर, नाउ दे आर इन न्यूक्लियर एम्ब्रेस। कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है, वॉशिंगटन पोस्ट उठाकर देखिए, मोदी बियर हग पुतिन इन मॉस्को, मार्किंग डीप टाई बिटवीन रशिया एंड इंडिया। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि हम इस स्थिति तक पहुंचने के लिए मजबूर किए गए हैं। हम चले थे इस राह पर कि हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन आप लोगों ने भारत को तोड़ने के लिए जो संभव प्रयास थे उनमें कोई कमी नहीं बरती। आपका जो मतलब तरीका है, जो आपका चरित्र है, वो पब्लिकली उजागर हुआ और उस उजागर चरित्र को देखकर भारत ने अपना कोर्स करेक्ट किया है। निश्चित ही आप इसे हमें शेम ऑन यू कहकर के कह सकते हैं कि आप लोगों ने बहुत बुरा किया। हमसे लोग कह रहे हैं शेम ऑन यू। भाई साहब, हमें लोग ट्रोल कर रहे हैं। दुनिया के देश, जो पश्चिमी देश हैं, वो कह रहे हैं कि बताइए ये कैसे हो सकता है। मिस्टर मोदी ऐसे समय पर जब पहुंचते हैं जहां पर बंबार्डमेंट किया जा रहा है यूक्रेन पर, लेकिन जनाब ये एक दिन में घटित घटना नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री का वहां जाना और रशिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना 2.5 साल से चला आ रहा है। दुनिया के तमाम प्रयास विफल रहे। आपको भारत की तरफ से तमाम प्रकार की सहायताएं दी गई, आपको बुलाकर मंच पर बिठाया गया, लेकिन आपका जिद्दी रवैया इस स्थिति तक ले जाने के लिए मजबूर किया। हालांकि इस बात पर पश्चिमी मीडिया के द्वारा खूब तरह के बयानबाजी हुई, लेकिन चाइना के द्वारा अपने लेवल पर भारत के समर्थन में बातें लिखी गई कि रशिया, चाइना और मतलब ये इंडिया जो है वो मिलकर के कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं जो अमेरिका को रास नहीं आने वाला है। खैर, फिलहाल के लिए अमेरिका की टिप्पणी आती है। अमेरिका कहता है कि हम इस बात पर ध्यान रखे हुए हैं और हम यही चाहेंगे कि इस तरह की चीजें ना हो जो कि हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके खिलाफ हों। इससे इन बात पर सवाल भी पूछा जाता है कि सर, आपके यहाँ नाटो की मीटिंग चल रही है, उस समय पर ये लोग मिल रहे हैं तो क्या कहेंगे? कहना क्या था, चुप मारकर बैठे रहेंगे। व्हाइट हाउस ने केवल यही कहा कि इंडिया के पास ये मतलब इन्फ्लुएंस है कि वो पुतिन को वॉर खत्म करने के लिए कह सकता है। इस बात को कहकर के ये अपनी तरफ से बात रख दी है। कुल मिलाकर के यही कहा जाएगा कि इन दोनों का मिलना अमेरिका को बिल्कुल रास नहीं आ रहा होगा, ये सबको पता है। जेलेंस्की को भी रास नहीं आ रहा होगा, ये सबको पता है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कोर्स करेक्शन करते रहना अति आवश्यक है, क्योंकि समटाइम्स आपके प्यार को लोग आपकी मजबूरी समझ लेते हैं। भारत ने भी संभवतया 5 साल में यही रियलाइज किया है कि जिस तरह से भारत अमेरिका और यूक्रेन के लिए एक सांत्वना लेकर चल रहा था कि अजी कोई बात नहीं, आपकी पिटाई हो रही है, मैं आपके साथ हूं, मैं पुतिन को समझाएंगे, बैठाएंगे कि भैया मत लड़ो, लेकिन आप लोग नहीं माने। आप हमारे लिए उतनी ही दिक्कतें खड़ी करते रहे। एक कनाडा के ट्रूडो के लिए आप लोग हमारे यहां पर जैक सुलिवान को भेज देते हैं कि जाइए और जांच करके आइए, क्योंकि ट्रूडो रो दिया था कि हमारे देश में किसी निज्जर नाम के आतंकी को भारत ने मरवा दिया है। आप पन्नू जैसे आतंकी को, जो आपके देश में बैठकर भारत विरोधी बयान देता है, और आप ये कहते हैं कि वो अमेरिकी नागरिक है इसलिए हम उसकी हिफाजत करेंगे। आपके डबल स्टैंडर्ड्स इंडिया ने प्रॉपर तरीके से समझ लिए हैं। आपके इन्हीं समझे हुए डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर आज भारत अपना रिएक्शन दे रहा है। इस रिएक्शन के लिए आपने हमें उकसाया था, जैसी करनी वैसी भरनी। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतनी देर तक सुन ही लिया है तो अपने साथियों से भी साझा कर दें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यदि आपको ये ज़्यादा जानकारियाँ हमसे जानकारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की प्राप्त करनी है तो अपनी पाठशाला पर मेरा एक कोर्स उपलब्ध है। मात्र बहुत ही नॉमिनल कीमत के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का 1 साल की वैलिडिटी के साथ
आप उसे जाकर देख सकते हैं। साथ ही जो इस क्लास में पढ़ाया गया कंटेंट है वो मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स में उपलब्ध है, जिसे आप घर बैठे मंगा सकते हैं। इसके लिए भी ऑर्डर आप अपनी पाठशाला ऐप पर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।